नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कक्षा 10वीं के विज्ञान के प्रथम अध्याय प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना जताई जा सकती है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप किए बगैर पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है, अर्थात कैसे गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने है, निर्वात प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? तो इसमें से जिसका अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान कम होगा उसमें प्रकाश का वेग वेलोसिटी अधिक होगा। तो देखिए, निर्वात में अपवर्तनांक होता है 1, जल में होता है 1.33 और वायु में भी लगभग 1 होता है, लेकिन कांच में होता है 1.5 होता है कांच में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कांच में है अपवर्तनांक, इसलिए सबसे कम प्रकाश का वेग कांच में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी में एक तो 4 व्हीलर में आप देखे होंगे कि ये आगे में लगा होता है इतना छोटा सा मिरर। तो वो पूछ रहा है वो कौन सा दर्पण होता है। तो वह कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, इसीलिए 3 का राइट ऑप्शन और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? मोटर कार के देखिए आगे में हेडलाइट लगा रहता है, तो यहाँ पर ये जो लाइट रहता है इसमें ये वाला सरफेस रहता है अवतल। कौन सा दर्पण हो गया? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण और चालक के सामने में उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है? अगर ये समतल दर्पण है तो अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो ठीक उतना ही दूरी पे यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है और पीछे बनता है, इसलिए काल्पनिक होता है। इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है, P बराबर होता है 1/f। शर्त है कि f रहना चाहिए हमेशा मीटर में। तो इसको मीटर इन्वर्स या प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। डायोप्टर को ही बोलते हैं मीटर इन्वर्स या प्रति मीटर। अगर इसके जगह मीटर इन्वर्स या प्रति मीटर रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मीटर इन्वर्स या प्रति मीटर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या हो गया? डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको इसको भी याद रखना है, कई बार ऑप्शन इस प्रकार से भी देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाते हैं तो वो जो चित्र बनता है उसको क्या कहते हैं? जैसे ये समतल दर्पण है मान लीजिए, और यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखते हैं तो हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। किरण आरेख से ही न पता चलता है, और इसके ठीक पीछे यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बनता है सेम दूरी पे। तो इस चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किरण किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से मुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख। तो किरण आरेख के कारण ही हम लोग को उसका पथ का पता चलता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? फोकसांतर क्या होगा? फोकसांतर को ही बोलते हैं फोकस दूरी। f पूछ रहा है हम लोग से, और इसका p बराबर क्या दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। तो हम लोग जानते हैं p बराबर होता है 1/f।
P बराबर 1/f होता है, शर्त रहता है मीटर में। अगर सेंटीमीटर में देखिए सारा ऑप्शन है तो P बराबर होता है 100/f, तो 100/f कर दें क्योंकि सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो यानी ऊपर में हो गया 100 और यहाँ पे फोकसांतर कितना हुआ, शक्ति कितना है 2 डायोप्टर, तो 2 नीचे रख दिए तो 50 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। हम लोग को फोकस दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है P बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं F बराबर 1/p, तो F बराबर भी हम लोग 1/p बोल सकते हैं। जस्ट इसको उल्टा कर दें तो देखिए हम लोग को सारा ये और हम लोग को सेंटीमीटर में दिया है तो 1 के जगह हो जाएगा 100/p। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/p, अगर मीटर में रहे तो 1/p, तो 100 ऊपर हो गया। और हम लोग को कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है 50, तो बटा 50 कर दिए तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर। अब प्लस में आया है आंसर, इसलिए +2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, +2 डायोप्टर, 9 का डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, जितना भी प्रश्न है हर वर्ष किसी न किसी वर्ष प्रश्न यह पूछा ही गया है। प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इसलिए राइट आंसर 10 का हो जाएगा बी, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उस उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। क्यों होती है, कारण देखिए, इस प्रकार से उत्तल लेंस रहता है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। जो मुख्य फोकस रहता है तो उसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहता है, ये दूरी जो फोकस दूरी होगा वह हमेशा धनात्मक होगा। तो P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f होता है, तो 1 धनात्मक भी धनात्मक आएगा आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पॉजिटिव लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता कौन सी होती है, ठीक इसका विपरीत, इसका फोकस दूरी रहता है निगेटिव, फोकस निगेटिव रहने के कारण इसका क्षमता चूँकि P बराबर 1/f होता है, इसलिए 1/नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए 12 का ए हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए जब हम लोग इसमें आरेख खींचते हैं तो यहाँ पे ये किरण एक बिंदु पर जमा होते हुए दिखता है। अगर ऐसे किरण जाता है तो किरण एक बिंदु पर जमा होते हुए दिखता है, इसलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को ठीक इसके विपरीत अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, इसलिए राइट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ही सरल है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ लेंस बनाने में नहीं होता है। जल का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेंस बनाने में हम लोग मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो देखिए किस दर्पण में हम लोग से बोल रहे हैं छोटा प्रतिबिंब। छोटा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, एक मिनट, ये देखिए अगर कोई लेंस है, हम लोग सभी लेंस के बारी बारी से देखते हैं। दर्पण बोल रहा है, किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहले समतल दर्पण देखते हैं। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, तो छोटा तो नहीं हुआ, यानी कि समतल दर्पण नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है अवतल दर्पण, हम लोग देखते हैं।
अवतल दर्पण में देखिए, अगर हम लोग फोकस पर रखते हैं वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है इसका? अगर फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बन जाता है, तो बड़ा बनता है। लेकिन एक मिनट, जब हम लोग अवतल रख लिए, अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। जब हम लोग उत्तल दर्पण में वस्तु को रखते हैं तो दो स्थिति होगा, या फिर अनंत से आएगा या फिर अनंत से आएगा, या फिर कहीं पे रखा होगा अनंत और दर्पण के बीच में रखा होगा। अगर वस्तु यहाँ रखा हो तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है और छोटा बनता है, इस प्रकार से बनता है। हम मिलता नहीं है, वास्तविक कटान से नहीं बनता है, लेकिन कटता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से इधर बनता है और इसका वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। अर्थात उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। या अनंत से आए या फिर अनंत और दर्पण के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से? सेम क्वेश्चन पिछले बार क्वेश्चन में बताए थे। तो अवतल दर्पण अगर रहे, अवतल दर्पण में अगर हम लोग फोकस और दर्पण के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो इस प्रकार से हम लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर किरण ऐसे जाता है, फिर किरण इस प्रकार से ऐसे जाता है, जिससे कि यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। पीछे की ओर बढ़ाते हैं किरण को तो इस प्रकार से हम लोग को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किसमें? अवतल दर्पण में। केवल अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो भी किस स्थिति में? फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में हम लोग जब रखते हैं वस्तु को, तब हम लोग को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल एक स्थिति में। इसलिए अवतल दर्पण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? बहुत ही सरल। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इस प्रकार से आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण अब बराबर होता है किसके? प्रवर्तन कोण के। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार से अगर आपतन कोण आया, आपतित किरण आया, प्रवर्तित हुआ, ये अभिलंब है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा आई बराबर रहता है आर के। आई बराबर रहता है आर के। आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है और तीनों रेखाएं एक ही तल पर होती है। ये दूसरा नियम है। समझ गए होंगे, 2 नियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, मान लीजिए ये पदार्थ है, ऊपर है हवा और नीचे है कांच, और ये मान लीजिए अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जब ऊपर, क्या हो गया? विरल माध्यम, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए हवा है विरल माध्यम, और कांच हो गया अपेक्षाकृत सघन माध्यम। हवा के अपेक्षाकृत यह सघन माध्यम है और ऊपर है विरल माध्यम। तब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये अभिलंब है, इसकी ओर मुड़ जाता है, सीधा ना जा करके ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, अभिलंब के निकट आता है या अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिलंब की ओर आता है या अभिलंब के निकट आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी की कैमरा के अभिदृश्यक कौन सा होता है? उत्तल लेंस का बना होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है एक होता है नेत्रिका। तो अभिदृश्यक किसका होता है? अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, किनारों में पतला और बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। वाहन में साइड मिरर इस प्रकार से बना रहता है। वाहन में साइड मिरर बना हुआ रहता है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता है। तो उसमें कौन सा रहता है दर्पण? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण कम जगह में
बहुत सारा फोटो फिगर बना देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कम जगह में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है कम जगह में, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर में। और चालक के सामने भी हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग छोटा सा जो मिरर रहता है चालक के सामने, वह भी उत्तल दर्पण रहता है, और साइड मिरर भी उत्तल दर्पण। वहीं पूछे हेडलाइट, तो हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, साइड मिरर में उत्तल और चालक के सामने उत्तल, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, f बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो f बराबर हम लोग जानते हैं, f बराबर हम लोग जानते हैं r/2 होता है। तो हम लोग को r निकालना है, तो r बराबर 2f हम लोग बोल सकते हैं, r बराबर 2f बोल सकते हैं हम लोग, r बराबर 2f। तो फोकस दूरी हम लोग को 10 दिया हुआ है, तो 10 का दुगना क्या हो गया 20, तो 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? देखिए, आपतन किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को बोलते हैं प्रवर्तित कोण, इसको आर से सूचित करते हैं। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं निर्गत कोण। आपतित किरण और अभिलंब आपतन कोण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब प्रवर्तित कोण, और निर्गत किरण और अभिलंब निर्गत कोण, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, पिछले भी देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये देखिए, अवतल लेंस इस प्रकार से रहता है, ये अक्ष मान लीजिए, अगर कोई वस्तु यहाँ पे हो तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? हमेशा बनेगा पीछे। तो अब पीछे बनेगा तो मतलब क्या हो गया? मतलब इधर नहीं, हमेशा इधर ही बन जाएगा। वास्तविक कटान से नहीं बनता है, ये किरण को मिलता हुआ प्रतीत करता है, किरण मिलता हुआ प्रतीत करता है, और या वास्तविक कटान से नहीं बनता है, इसीलिए इसमें हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जब अनंत से आएगा या फिर यहाँ पे रहेगा अनंत और लेंस के बीच में, तो वास्तविक कटान से नहीं कटेगा और वस्तु हमेशा कटते हुआ प्रतीत होता है, किरण इसमें कटते हुए प्रतीत होता है, जिसके कारण इससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए किस लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। प्रवर्तन के नियम से क्या होता है? प्रवर्तन के दो नियम हम आपको बताए थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये देखिए, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की संख्या 27। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, याद रखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा सीधा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस इस प्रकार से होता है जिसमें दो वक्र सतह होता है, दो वक्र सतह होने के कारण ये देखिए, इस प्रकार से गोले के भाग को काट करके बनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें दो फोकस, यहाँ फोकस मान लीजिए, दो फोकस होता है और दो वक्रता केंद्र रहता है, दो फोकस और दो वक्रता केंद्र रहता है। ये रहता है फोकस, और एक मतलब दो फोकस और दूरी रहता है, या फोकस और दो वक्रता केंद्र रहता है, क्योंकि इसमें दो सतह होता है, दो वक्र सतह, इसलिए मुख्य लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या तो 2 हो जाएगी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है।
सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह कैसा होता है? अवतल रहता है। अवतल का क्या तात्पर्य है? अवतल मतलब धंसा हुआ, बीच में धंसा हुआ रहेगा और किनारों में उभरा हुआ। अवतल अवतल यही होता है अवतल। तो इसका क्या होगा? बीच में देखिए धंसा और किनारों में चौड़ा रहता है, तो सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह अवतल रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण प्रयुक्त करते हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण इस प्रकार से रहता है, बीच में धंसा और किनारे में उभरा हुआ रहता है, पीछे रजतीत किया हुआ रहता है। इससे हमारा स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। हर क्वेश्चन का बढ़िया से सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे और अगर बनाए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत